चलिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस A1 बैंकिंग क्लासेस के स्पेशल संडे के मेगा मॉक टेस्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन में। ठीक है, ये आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो कि जो मॉक टेस्ट के जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन, ये बस आपको पूरे एमपी में, आपको इंदौर के इस A1 क्लासेस में ही ये सर्विस आपको क्या मिलने वाली है। ठीक है, अदर जगहों पे क्या होता है कि टेस्ट हुआ, आंसर की प्रोवाइड करा दिया, बाकी आप अपना अपने से समझ लो, जो डाउट्स होगा वो पूछ लेना, वो डाउट्स ही रह जाते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल क्या यूनिक करके दिखाती है आपको। और ये अंकुर सर के अंडर गाइडेंस में ये जो सीरीज चलाया जा रहा है, अब ये जो हमारा टारगेट है स्पेशली आपको ये 2026 जो अपकमिंग आपके क्या एसबीआई क्लर्क के लिए जो वैकेंसी आ रही है, ये उसके लिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग यानी हम लोगों की पूरी टीम इस पर कंटिन्यू काम कर रही है, आपको बेहतर सर्विस देने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो आपने जो लास्ट संडे को जो आपने जो टेस्ट दिया, ये संडे को जो टेस्ट दिया आपने 158, ठीक है, 158। ओके, तो ये उसी मॉक टेस्ट का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर फैकल्टी आपको अपने अपने सेगमेंट में आपको एक्सप्लेनेशन आपको देगी। तो हम अभी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, आप जानते हो कि आपको इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 30। ठीक है, और इसके लिए जो आपके पास जो लिमिटेड टाइम है वो कितना है, 20 मिनट्स। तो ये 20 मिनट्स में आप ये 30 क्वेश्चंस को कैसे आप एक्यूरेसी के साथ और कम टाइम में कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपकी क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम उसी पूरे स्ट्रेटेजी और पूरे अप्रोच के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसमें आपको ये भी सीखना होता है कि हमें कब किस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप करना होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना होता है। एज अ टीचर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रैक्टिस, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको कभी भी हार नहीं मानना है। ठीक है, स्किप करने की बात की बात होती है, बट हमें अभी ट्राई करना है कि पूरा 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक टोटल क्या करना है, कंप्लीट एनालिसिस करना है। आपको सटीक सॉल्यूशन और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, आप अभी जो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप देख रहे हो, उसके लिए आपको डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में है ना 1 2, यानी 1 से लेकर क्या 2 तक। तो इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट इज omitted which is then replaced by a blank। अब देख रहे हो आप, बोला कि ये क्वेश्चन में जो है क्या है, ब्लैंक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट विल फिट इनटू द ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएटली। अब ये जो हमारा स्पेस है, जो आपको जो ब्लैंक दिख रहा है, उस ब्लैंक प्लेस के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ये जो आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये देखो ये 2 बेस पर बनते हैं। एक होता है कोहेरेंट और एक होता है क्या, वर्ड मीनिंग बेस्ड। तो ये एक्चुअली इसको आप फिलर्स बोलते हो। ये फिलर्स आपको क्या, ये वर्ड मीनिंग बेस्ड होते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रोड सेफ्टी कैंपेन। इसके बाद आपको क्या लिख, यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये आपको स्पेस दिखा। अब ये जो आप स्पेस देख रहे हैं आप, इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द रोड सेफ्टी कैंपेन, या खाली जगह दिया हुआ है, इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हैबिट्स। आपको इसके लिए देखो, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग पर जाते हैं। अगर मीनिंग क्लियर है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे सपोज कि आपको जैसे रोड सेफ्टी, देखो कुछ कॉमन वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड मिलेंगे। और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है ना, टू रेज अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हैबिट। तो एक दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, उस वर्ड की मीनिंग जनरली यह होता है कि स्टूडेंट को नहीं समझ आता है। बट और जितने कॉमन वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग क्लियर होती है। उसी कॉमन वर्ड से ही हमें मैच करना होता है, उसी से कोहेरेंट करना होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट क्या है,
इंटेंडेंट। अब देखो इंटेंट से बना हुआ है, जिसे इंटेंशन जानते हो आप, किसी चीज के लिए क्या इरादा करना है, टारगेट करना। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ ना टारगेटेड, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सस्टेन्ड, और इधर क्या लिखा हुआ है प्रिटेंड, और एक लिखा हुआ है क्या मेंटेन। अब इसमें होता क्या है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे लगता है कि क्या बहुत क्लोज होते हैं, यानी ऑलमोस्ट वो क्या सिमिलर मीनिंग देते हैं। तो इसके लिए आपकी जो सही अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रोड सेफ्टी की बात हो रही है, और बात हो रही है कि ऑल एज ग्रुप्स टू रेज अवेयरनेस। इसका मतलब कि हर ग्रुप के लोगों को बताया जा रहा है कि रेज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, उसको क्या करना प्रमोट करना, उसको ऊपर ले जाना, ठीक है, अबाउट रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हैबिट्स। तो अब ये इसका मतलब कि ये इरादा तो बना है, तो इरादा बना है इसका मतलब यही। देखो अब सस्टेन्ड का मतलब क्या समझते हो आप, सस्टेन्ड का मतलब भी होता है क्या उसको रिमेन, टू बी रिमेन, इसका मतलब क्या बोलते हैं आप उसको कायम रखना, ठीक है। और मेंटेन का मतलब भी क्या होता है उसको कायम रखना, या उसको क्या जिस रूप में पहले से था, यानी क्या टू कीप, टू कीप, यहां बोल सकते हो आप टू कीप इन अर्ली स्टेज या ओल्ड स्टेज बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये अर्ली स्टेज होगा यहाँ, मतलब जो पहले का स्टेज था उसी स्टेज में उसको बनाए रखना, उसी को आप क्या बोलते हो मेंटेन, ठीक है। और देखो अब यहां पर जो एक्चुअल जो मीनिंग जो दे रहा है इस पैसेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, तो द रोड सेफ्टी कैंपेन, अब ये जो कैंपेनिंग जो चलाया गया, जो स्टार्ट किया गया, देखा ना, इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल ग्रुप्स टू रेज, ऑल ग्रुप्स, इसका मतलब कि सबसे पहले ये क्या किया, उसको एक गोल बनाया, एक टारगेट बनाया, उसी गोल या टारगेट को ही ध्यान में रखते हुए आगे ये सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या सबको हैंड ओवर करना पड़ा। इसका मतलब कि सब लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, यही ऐसा इस लाइन में बोला जा रहा है। इसका मतलब कि उसको कायम रखने की बात तो बाद में होगी, पहले तो टारगेट बनेगा ना। जो इनिशियल होता है, जो स्टार्ट होता है, वही हमारा क्या होता है अप्रोप्रिएट वर्ड होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कैन पॉलिसी मेकर्स ट्राई टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। अब देखो यहां पर आपको लास्ट में क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क, और यहां पर फर्स्ट क्या है हाउ, व्हाट, होम, वेयर एंड व्हेन। तो जब हम इनको कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हैं तो इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये कभी कभी क्या एज एन एडजेक्टिव, ये जब हम इनको दो क्लासेस के बीच में अप्लाई करते हैं तो ये कनेक्टर का भी काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। हम समझना चाहेंगे कि एक्चुअली ये किसके लिए अप्लाई होते हैं। अब देखो, अब जैसे अगर वेन की बात करोगे तो वेन बिल्कुल डिफरेंट है। हम वेन का यूज करते हैं फ्रेंड्स किसके लिए, टाइम के लिए। वेयर किसको डिनोट करता है, प्लेस को, ठीक है। वेयर किसके लिए आता है, प्लेस के लिए। और अगर आप होम की बात करते हो तो ये हु का ही क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ये पर्सन के लिए आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको कैन, पहले कैन के पहले तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, जब भी होगा तो सब्जेक्ट होगा। तो वेयर हो सकता है, वेन हो सकता है, व्हाट हो सकता है, हाउ हो सकता है, हुम नहीं हो सकता है। बेसिक ग्रामर कह रहा है, देखो आपसी को यही आपकी सही अप्रोच यही है कि जो आप छोटे छोटे ग्रामर के जो आप पार्ट्स को सीखते हो, आप जो आप फंक्शन को सीखते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है, तो यही है ना कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब आया तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आएगा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सी को आपने एलिमिनेट किया, बट अब यहां पर हाउ किसके लिए आता है, मैनर को डिनोट करता है, ठीक है, ये मैनर को डिनोट करता है। और व्हाट का यूज हम किसके लिए करते हैं, ये समथिंग के लिए कर सकते हो आप, किसी आइडिया के लिए कर सकते हो आप। तो यहां पर सेंस क्या है, कैन पॉलिसी मेकर, तो सीधी सीधी बात बताई जा रही है, पॉलिसी मेकर्स स्ट्राइव लिख दिया, इसका मतलब कि यहां पर समथिंग की तो बात ही नहीं हो रही है,
इसका मतलब कि यहाँ पर व्हाट भी नहीं होगा और प्लेस और टाइम भी बिल्कुल मेंशन नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ। बोला हाउ कैन पॉलिसी मेकर्स स्ट्राइव टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। वो बोल रहा है कि कैसे उसको क्या किया जा सकता है, कैसे उसको और भी क्या इंप्रेसिव बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पर मैनर को डिनोट किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहां से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दे नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर डेडलाइन टू अवॉइड पेनल्टीज। अब इसके लिए आपको, अब आप देख सकते हैं यहां पर इसके लिए आपको डायरेक्शन क्या है, देखो फ्रॉम 3 to 7 यानी नंबर 3 से लेकर 7 क्वेश्चन के लिए रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The corresponding letter of that part is the answer. If the given sentence is correct as it is, then choose option no error as your answer response. इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पंक्चुएशन से रिलेटेड एरर दिखे तो उसको अवॉइड करना है। उसको आप यही मान करके चलो कि वो या तो क्या है, मिस प्रिंटिंग है, या तो किसी न किसी ग्रामेटिकल पॉइंट से वो क्या सही है। आपको वहां पर फोकस नहीं करना है, आपको बस ग्रामेटिकल मिस्टेक देखने होते हैं। कॉमा लगा कि नहीं लगा, फुल स्टॉप आया कि नहीं लगा, आपको उस पर नहीं जाना है। ठीक है, चलो। तो आपको जो लगे कि नहीं जिस ऑप्शन में एरर है आप उस ऑप्शन को चूज करते हो, आपको लगता है कि ये द गिवन स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो आपका जो आंसर हो जाता है क्या, वो नो एरर हो जाता है या नो इंप्रूवमेंट जैसा ऑप्शन होता है। जैसे आप यहां देख रहे हो कि एक सेंटेंस है आपके सामने और सेंटेंस है कि दे नीड्स, सेंटेंस नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, दे नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन टू अवॉइड पेनल्टीज। अब देखो इसमें क्या है आपको कि आपको जो पार्ट ए में सब्जेक्ट देख रहे हो आप, तो कभी भी आप जानते हो कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वो अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब भी क्या एक्सेप्ट करता है, प्लूरल। तो आप जानते हैं कि दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। दे का मतलब होता है वे, तो वे का सेंस किसी एक पर्टिकुलर से नहीं है, एक से ज्यादा लोगों से है, तो ये प्लूरल हुआ। अब ये दे का मीनिंग हो गया वे, तो ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये अपने साथ वर्ब भी तो प्लूरल लेगा। तो किसी भी वर्ब में जैसे आप लिखते हो गो और आप लिखते हैं गोज, तो जब वर्ब जो है पहले से वो अपने क्या, वो प्लूरल फॉर्म में होता है और आप उसमें जब क्या ऐड कर देते हो, एस या ई एस, तो फिर वो क्या बन जाता है फ्रेंड, सिंगुलर। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर, तो यहां पर नीड्स भी क्या है, सिंगुलर, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां होना चाहिए क्या, दे नीड होना चाहिए। इसका मतलब कि आप बोल सकते हो यहां पर एरर किधर है, पार्ट ए में है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है और जनरली ये क्या, ये रूल्स हमेशा क्या आपको रिपीट होते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, ये यहाँ है ना, थर्ड में, ये नीड हमारा क्या था, सिंगुलर था, और नीड क्या हो गया हमारा, ये प्लूरल हुआ, ठीक है ना। तो वर्ब में एस नहीं होगा तो वो प्लूरल होगा, और जब वर्ब में एस ऐड करोगे तो वो सिंगुलर। तो दे प्लूरल है, तो दे नीड्स नहीं, क्या हो जाएगा, दे
नीड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टी वॉज हार्ड टू कन्विंस एज सी इज यूज टू हैविंग हर ओपिनियंस वैल्यूड। अच्छा ठीक है, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी देख रहे हैं, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। ये देखो ही या सी ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज में एस आया, ये सिंगुलर है, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं फिर से क्या, ये प्रोनाउन हमारा रिपीट हुआ, सी है, और सी के बाद हम ऑप्शन नंबर सी में क्या देख रहे हैं, वापस फिर से इज आया, ठीक है। चलो ये सी के साथ इज आया, ये तो कंफर्म है कि ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही एक्सेप्ट करेगा। बट कभी भी इज एम आर के बाद अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो वहां पर क्या आता है, आईएनजी फॉर्म। क्या आता है, आईएनजी फॉर्म, जिसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस। बट अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम वहां पर वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसका मतलब कि यहां पर यूज नहीं होगा, यूज्ड होगा, ठीक है। और यहां पर एरर कौन से पार्ट में आपको दिख रहा है, फिर सी। आप ऐसे समझो, या तो हम बोल सकते हैं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, और मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट बाय हिम, चलो उसके द्वारा, किसी के भी द्वारा। तो एम के साथ या तो आएगा वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, और अगर एक्टिव वॉइस है तो क्या आएगा, आईएनजी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आई एम टीच, तो आई एम टीच इज एम आर वाज वर्ग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आप यूज नहीं कर सकते। तो एरर के लिए तो इतना ही काफी है ना, एरर डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल बेसिक है ये। और आप जानते हो कि टू के बाद क्या आता है, बताइए। अब जो टू है, टू के बाद हम जनरली क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या दिया, देखो हैविंग हर ओपिनियंस वैल्यूड। अगर मेन वर्ब यहां पर आता तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हम, यहां पर तो इसको एज ए जेरंड ले लिया, इसका मतलब कि जेरंड भी क्या होता है, नाउन होता है, तो सही है। अगर टू के बाद जैसे लिख दिया हो क्या, प्लेड, समझो वो रॉन्ग है। टू के बाद क्या, हैड, वो रॉन्ग है। टू के साथ हैव आ सकता है, क्योंकि हैव भी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर हो जाएगा, सी वॉज हार्ड टू कन्विंस एज सी इज यूज्ड टू, इसको बोलते ना, सी इज यूज्ड टू हैविंग हर ओपिनियंस वैल्यूड। एंड नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली ऑन द प्रोजेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, देखो एरर के लिए एक तो होता है आपका एडवांस पार्ट, एक होता है बेसिक, ठीक है। आप बेसिक टू एडवांस हर चीजों पर आप डिस्कस करोगे। बट अब ध्यान से समझना, आपको पार्ट बी में क्या दिख रहा है, आपको वर्किंग, जो कि क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां पर लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस है। चलो ठीक है, सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब भी हम देख पा रहे हैं, यहां पर क्या है, सिंगुलर है। एस आ गया, हैव नहीं होगा, हैज होगा, जो कि सही है। अब हैज के साथ डायरेक्ट क्या आ गया, वर्ब की फिर से क्या, कंटिन्यूअस फॉर्म। तो एक कंटिन्यूअस इधर भी है, एक कंटिन्यूअस इधर भी है, इसका मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। बट अभी आपको ये समझना होगा कि वो रॉन्ग है तो है क्या, वर्किंग में एरर है या बीइंग में एरर है। तो ये टाइम एंड टेंस की अगर आप बात करेंगे तो जहां पर सिंस या फार प्लस टाइम हो, सिंस या फार प्लस टाइम हो, जैसे आप बोलते ना कि 2 दिन से, 4 दिन से, सुबह से, मंडे से, रात से, तो जब कभी भी सिंस या फार प्लस टाइम आ जाए तो वो 100% कौन सा टेंस एक्सेप्ट करता है, सिंस हो चाहे फार हो प्लस टाइम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस तो ये है, लेकिन परफेक्ट तो तब होगा जब हमारे पास मेन वर्ब की या वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ हैज भी सही है, वर्किंग भी सही है, यहाँ पर बीइंग नहीं। इज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन। हमें यहाँ पर डबल कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं। अब ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर हैड भी होता तो भी सही होता, फिर यही होता कि वो पास्ट में चला जाता कि वो इतने टाइम से काम कर रही थी, और यहाँ पर प्रेजेंट में है, इसका मतलब कि वो इतने टाइम से काम कर रही है। बोला सी हैज बिन वर्किंग tirelessly on the project for the past 2 weeks।
यानी कि वो लास्ट 2 हफ्ते से जो है इस प्रोजेक्ट पर वो क्या कर रही है, वो काम कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा सी हैज बिन। तो याद रखना आप, कभी भी सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाए तो हम वहां पर क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और ये बीन है वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम ग्रामेटिकली क्या बोलते हैं, परफेक्ट। जब तक थर्ड फॉर्म नहीं तब तक समझो कि वो परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सॉरी, ये 5 हो गया ना, नंबर 6। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मैनेजर, द देखिए, द मैनेजर, 1 मिनट, देखिए आप, अब यहां से है कि द मैनेजर सेड दैट ही विल रिव्यू ऑल द एप्लीकेशंस बाय एंड ऑफ द वीक। तो इसमें आपको ये दिख रहा है आपको कि एक फ्रेज है ये, चाहे आप बोल सकते हो, देखिए आप तो जो एरर डिटेक्ट करते हैं आप, इसका मतलब कि एरर डिटेक्टर, एरर जब आप डिटेक्शन की तरफ आप जाते हो तो एरर को डिटेक्ट करते समय तो आपके ग्रामर के सारे रूल्स आपके प्राइमरी मेमोरी में होने चाहिए ना। वो कैसे होते हैं, वो प्रैक्टिस के ही थ्रू होते हैं, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे क्या सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। देखो आप, ये आर्टिकल का एक छोटा सा रूल है। वो रूल क्या है, ध्यान से समझना आप। जब कभी भी दो वर्ड, दो नाउन हो, वो किससे कनेक्टेड हो, चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों ना हो, बट वो आप जानते हो कि आर्टिकल एक्चुअली किसके साथ आता है, आर्टिकल किसके साथ आता है, नाउन के लिए। तो यहां पर जो रूल अप्लाई होगा वो नाउन के लिए। अगर इन या आप से अगर दो नाउन क्या हो, कनेक्ट हो, एक इसके पहले हो और एक इसके बाद, तो इसके पहले वाला जो नाउन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, डेफिनाइट होता है। क्या होता है वो, डेफिनाइट होता है। और आप जानते हो कि डेफिनाइट नाउन के पहले हम डेफिनाइट आर्टिकल क्या, द यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द वीक, और उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफ आया, और ऑफ के पहले एक नाउन आया है एंड। यहाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द एंड, बाय द एंड ऑफ द वीक होना चाहिए। तो कभी भी अगर दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड हो तो ऑफ के पहले वाला नाउन जनरली हमारा क्या होता है, वो डेफिनाइट होता है। और हम जानते हैं कि डेफिनाइट नाउन टेक्स द डेफिनाइट आर्टिकल द, यानी जो डेफिनाइट नाउन होता है वो अपने साथ डेफिनाइट आर्टिकल द को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए क्या, बाय द एंड ऑफ द वीक। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एरर है वो किसमें है, पार्ट डी में है। तो डी में है, इसका मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 7, यानी ये जो एरर डिटेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। देखो आप, लिखा है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज अवेयर ऑफ द सडन शेड्यूल चेंज। अब यहां पर आप देखो, अगर कभी भी क्या दिख जाए आपको, इधर आर, या फिर क्या आ जाए, नीदर नॉर, ओनली और, या नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ध्यान से समझिएगा आप। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि एक सब्जेक्ट इसके लेफ्ट में दिखेगा और एक इसके राइट में दिखेगा। तो इनमें इनके बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, सेकंड वाले। यानी कि अब देख सकते हो आप, यहां पर देखो नीदर आया और यहां पर नॉर आया। तो ये किन दो नाउन्स को जोड़ रहा है, किन दो सब्जेक्ट को, टीचर और स्टूडेंट्स को। तो सेकेंड वाला कौन है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स क्या है, प्लोरल। इसका मतलब कि यहां पर वर्ब भी क्या आएगा, प्लोरल। तो यहां पर वाज नहीं, हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो अब देखना, तो एरर कौन से पार्ट में हुआ, सी। एरर कौन से पार्ट में है, सी। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
और इसको कुछ ग्रामरियंस ऐसे भी लिखते हैं, बट कोई आपको डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कि जब भी ईदर आर, नीदर नार आर या नॉट ओनली बट आल्सो है, तो वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस वर्ब के पास कौन होगा अल्टीमेटली, सेकेंड ही तो होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। इतना क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्या, एरर डिटेक्शन का जो सेगमेंट था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख रहे हो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहां से आपको एक पैसेज है, ठीक है। अब ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए देखो, ये इसमें आपका जो रीडिंग स्किल है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, और ये एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस करो। यही रीजन है कि आपको यहाँ अपने इस A1 बैंकिंग के इस प्लेटफॉर्म पर सबसे जबरदस्त, सबसे यूनिक आपको क्या, ये मॉक टेस्ट का जो सिस्टम जो चल रहा है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये बिल्कुल आपके करियर को जरूर बदलेगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बस जरूरत है इसको सीरियसली लेने की, और ऐसे ही संडे टू संडे क्या इसको कंटिन्यू रखने की। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 17, मतलब 8 नंबर से लेकर 17 नंबर तक के लिए ये पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब देखो, आप पैसेज को जब आप रीड करते हैं, तो उसमें आपको कभी कभी 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड आपको क्या इस टाइप के मिल जाते हैं, जो थोड़ा क्या वो बोल्ड होते हैं। तो समझ लो कि आपको या तो उससे रिलेटेड क्या पूछता है, कभी उसका सिमिलर मीनिंग, तो कभी उसका अपोजिट। खैर, आपको घबराना नहीं है। अब देखो, आप यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, और अब हमको यहाँ से क्या देखना है। देखो, पहले जो डायरेक्शन दिख रहा है वो किसके लिए, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इसका मतलब कि अब ये जो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये पैसेज का है, जो कॉम्प्रिहेंशन का आपका पार्ट होता है। और आप जानते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो दो चीजें। नंबर 1 होता है क्या, आपकी रीडिंग स्किल क्या है, आप कितना फास्ट रीडिंग लगाते हो। सेकेंड थिंग, कि आपको मीनिंग कितना क्लियर हो रहा है। इसका मतलब कि आपको पैसेज का मीनिंग भी क्लियर हो रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीनिंग पूरा क्लियर नहीं होता है, फिर भी अगर हमको उसमें से कुछ वर्ड समझ आ रहे होते हैं, तो वही जो वर्ड हमें समझ आते हैं और जो वर्ड नहीं समझ आते हैं, उन्हीं दोनों से क्या किया जाता है, अजम्पशन। आप अज्यूम करते हो, आप एक अंदाजा लगाते हो, आप इमेजिन करते हो, उसी को तो हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का तो मतलब ही होता है क्या, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मीनिंग क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी नहीं भी क्लियर होता है, तो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको इतना नहीं सोचना है। आपको बस यही सोचना है कि जो कॉमन वर्ड जिसकी मीनिंग हमें आ रही है और जिसकी नहीं आ रही है, उसी से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको रिलेट करते हैं कि आई थिंक ऑथर ऐसा कहना चाहता होगा। ये उसी बेस पर ही हम क्या पैसेज को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ आपको ये तो उस टाइप का पैसेज भी नहीं है। आई थिंक ये इजी ही है आपके लिए। देखते हैं आप। अब देखो, आप इसमें क्या है कि बोल रहा है कि ये शायर डेयर बिगेन अ मॉडेस्ट प्रिंटिंग प्रेस मेनी डिकेड्स अगो। देखो, आप जिसे बोलते हैं कई दशक पहले, यानी कई सालों पहले जो है उसने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, यहां से देखो लिख रहे हैं कि बिगेन अ मॉडेस्ट मॉडेस्ट प्रिंटिंग printing press many decades ago, choosing to begin, ये है ना, to begin his venture with a deep respect for the traditional arts of printing and book binding, स्पेशली किस प्रोस्पेक्ट से, प्रिंटिंग आर्ट्स और बुक बाइंडिंग के रिगार्डिंग ही जो है क्या ये स्टार्ट किया गया, ये प्रिंटिंग प्रेस। अब आगे देखो क्या लिख रहा है कि एट अ टाइम व्हेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैड स्टार्टेड टू लुक मोर अपीलिंग टू मेनी, to many entrepreneurs, he remained loyal to the classic method passed down through skilled craftsmen। यानी कि जो भी इसमें पूरे क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, उनके स्किल के ही थ्रू जो है इसको क्या किया गया, इस पूरे मेथड को क्या पास किया गया।
एवरी पेज दैट लेफ्ट, अब देखो यहाँ पर क्या कि एवरी पेज दैट लेफ्ट his workshop carried such precision that visitors often failed with quite admiration, यानी कि वो इतना उसको बेहतरीन ढंग से उसने क्या किया, इतना बेहतरीन ढंग से उसको उसने क्या किया, स्ट्रक्चर दिया कि बोल रहा है कि जितने भी विजिटर्स थे वो क्या करते थे, एडमायर करते थे। तो लिखा हुआ ना क्वाइट एडमिरेशन का मतलब क्या होता है, उसको बोलते ना कि प्रशंसनीय, यानी कि वह उस लोगों के लिए क्या था, बहुत प्रशंसनीय था। लोग जो है उसके क्राफ्ट की क्या करते थे, तारीफ करते थे। उसके बाद क्या, दैट देयर सीम्स नो मिस्टेक इन द डेलिकेट डेलिकेट स्ट्रोक्स ऑफ हिज वर्क, यानी कि वो उसके जो मन लगाकर जो डेलिकेट मतलब ना बिल्कुल दिल से यानी मन लगाकर जो काम किया जाता था उसमें लोगों को कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होती थी। देयर सीम्स नो मिस्टेक, मतलब कि वहां पर कोई भी मिस्टेक यानी कोई भी गलती नहीं थी। एज द ईयर्स मूव फॉरवर्ड, यानी बोलो जैसे जैसे ईयर यानी जैसे जैसे टाइम क्या साल बीतता गया, फिर देखो क्या लिख रहा है कि ये शायर ग्रेजुअली वेलकम हिज चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स, फिर वो धीरे धीरे जो है किसका स्वागत करने लगा, अपने बच्चों और रिलेटिव्स का इनटू द बिजनेस। इसका मतलब कि धीरे धीरे बाकी लोग भी उसमें इंट्रोड्यूस होते गए, वो सबको वेलकम करता गया, सब लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व होते गए। सो द हेरिटेज वुड चिल्ड्रेन एंड सॉरी या ना हेरिटेज यानी ना, सो द हेरिटेज वुड नेवर फेड, और वो जो हेरिटेज था कभी भी फेड, फेड का मतलब होता है क्या, फेड का ऐसे बोलोगे तो क्या, किसी चीज को कम मुरझा जाना, कम हो जाना, यहाँ सेंस क्या है, उसको कम होना या खत्म होना, यानी कि वो हेरिटेज कभी खत्म होने वाला नहीं था। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्राइट फ्यूचर, यानी कि उसका फ्यूचर क्या था, वो ब्राइट था, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं था। लिखा हुआ है इन 1999, यानी कि 1999 की, ऐसा बोला है क्या, हिज चिल्ड्रेन एंड सिबलिंग्स, अब उसके जो बच्चे थे या उसके भाई बहन, फाइनली देखो अब यहां से ना, फाइनली अब यहाँ स्पेस है, आपको यहाँ पे क्या वर्ड को चूज करना होगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से रिलेटेड, द कंपनी। तो अब उसके बच्चे और उसके जो भाई बहन थे सिबलिंग, अंततः यानी फाइनली लास्ट में क्या, उस कंपनी में क्या, उस कंपनी को छोड़ देते हैं कि कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कुछ अभी आगे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्या आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, लिखा हुआ क्या, हैविंग टेकन इज मच लाइक वन टुक अ ट्रेजर, ठीक है, डिटरमाइन टू गार्ड द ओरिजिनल टेक्निक्स देयर एंसेस्टर हैड लव्ड, एंसेस्टर यू नो जो पहले के थे, फोर फादर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, पूर्वज बोलते हैं ना, तो वही बोल रहा है कि हैविंग टेकन इट मच लाइक वन टुक अ ट्रेजर, ट्रेजर जानते हो क्या होता है, ट्रेजर अमाउंट से यहाँ सेंस है, ट्रेजर का मतलब तो होता है क्या, खजाना। अब देखो यहाँ पर डिटरमाइन टू गार्ड द ओरिजिनल टेक्निक्स देयर एंसेस्टर हैड लव्ड, मतलब जिससे उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज क्या किया करते थे, वो उससे बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, यानी कि जिसको बोलते ना कि किसी चीज को क्या दिलो जान से चाहना। दे केयरफुली कंटिन्यूड, अब उन लोगों ने उसको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक क्या कंटिन्यू किया उस काम को, द ओल्ड आर्ट ऑफ बाइंडिंग, द ओल्ड आर्ट ऑफ बाइंडिंग एंड इवन इनरीच इट बाय ऑफरिंग मेटल, देखो अब यहाँ से नेम प्लेट, यानी धीरे धीरे वो बुक बाइंडिंग से करते करते इसको और ग्रोथ होता गया, डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, जो उसके पूर्वज क्या करते थे पहले अच्छे से करते थे, उसी को अब ये शायर क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है और भी उसको प्रमोट कर रहा है। अब उसको क्या करने लगा, द ओल्ड आर्ट ऑफ बाइंडिंग एंड इवन इनरीच इट बाई ऑफरिंग मेटल नेम प्लेट्स, अब धीरे धीरे बुक बाइंडिंग से क्या ये मेटल नेम प्लेट्स तक भी क्या ये काम अपना स्टार्ट कर दिए, टू कस्टमाइज ईच पीस विच गिव एवरी बुक एंड आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, मतलब उसमें सब खुद का एक अपना क्या होता था, खुद की एक आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं ना कि हर कामों में अपनी एक पहचान एक छाप छोड़ जाते थे। अब देखो वो जो आइडेंटिटी थी, देखो दोज हु वंस वर्कड एट डीए नीडेड नो अदर सर्टिफिकेट, द वेरी फैक्ट दैट दे हैड ऑन देयर स्किल देयर वाज प्रूफ इनफ ऑफ द क्राफ्ट्समैन एंड डेडिकेशन। अब बोल रहा है कि जो लोग भी वहां पर क्या काम करते थे, मतलब लिखा ना दोज हु वंस वर्कड एट डीए सो नीडेड नो अदर सर्टिफिकेट, मतलब एक बार वहां जो लोग काम कर लेते थे उनको अदर अन्य किसी भी दूसरे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं थी। द वेरी फैक्ट दैट दे हैड ऑन देयर स्किल देयर वाज प्रूफ इनफ ऑफ द
क्राफ्ट्समैनशिप एंड डेडिकेशन, वहां काम करना उनका जो स्किल था वही अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ था। किस चीज के लिए? क्राफ्टशिप के लिए और डेडिकेशन के लिए, लगन के लिए, अपनी मेहनत के लिए। इससे बड़ा और उनके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं थी। टुडे व्हेन टूरिस्ट अराइव द एंटायर वर्कशॉप सेम। अब देखो, अब ऐसा है कि जहां पर धीरे धीरे वो चीजें क्या बहुत पहले से ओल्ड एज से ही चल रहा था, यानी कि जो शायर के क्या जो फोर फादर थे उसके जो क्या पूर्वज थे वो काम करते थे, अब उसी को धीरे धीरे और क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है और उसको प्रमोट कर रहा है। अब बोला है कि टुडे व्हेन टूरिस्ट अराइव द एंटायर वर्कशॉप सीम्स टू लुक लाइक अ लिविंग म्यूजियम। अब कह रहा है कि जब लोग जो टूरिस्ट है जब वहां आते हैं, द एंटायर वर्कशॉप यानी कि पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है, एंटायर जानते हो ना, पूरा सीम्स मतलब ऐसा लगता है टू लुक लाइक अ लिविंग म्यूजियम, वो एकदम लिविंग म्यूजियम के जैसा लगता है कि म्यूजियम में तो आर्टिफिशियल चीजें रखी होती हैं, लेकिन वहां उन चीजों को देखकर ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल क्या है, वो वो लिविंग है। इसका मतलब कि वो जो वस्तुएं उनमें, जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल उन चीजों में क्या जान फूंक देना, वो चीजें क्या थी, नॉन लिविंग थी, बट दिखने में लगती थी कैसी, लिविंग, बहुत अट्रैक्टिव थी। अब आगे क्या कह रहा है कि वेयर एवरी कॉर्नर अपीयर्स टू होल्ड स्टोरीज ऑफ टाइमलेस आर्टिस्ट्री, मतलब हर तरफ हर जगह वहां पे पूरे क्या उस आर्टिस्ट्री के ही क्या स्टोरीज थे। जनरेशन लेटर यानी कि वो जो जनरेशन मतलब वन बाई वन जो जनरेशन आगे क्या बीतता गया, द ट्रेडिशन थ्राइव्स विद द सेम स्पिरिट, मतलब कि वो उसी को उसी काम को जो था उसी स्पिरिट से क्या करते गए, ट्रेडिशन को करते गए। हडिया शायर्स फोर्थ जनरेशन नीस, ये मतलब बोल रहा है कि ये उसके क्या फोर्थ जनरेशन का। अब नीस जानते हो क्या बोलते हैं ना, नीस रिलेशनशिप में आता है, अब उसको बोलते हो क्या, भतीजी। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो थी वो शायद की क्या थी, वो फोर्थ जनरेशन थी। नाउ वर्क बिसाइड हर एल्डर, अब देखो, वर्क बिसाइड हर एल्डर्स एंड एड्स हर ओन क्वाइट स्ट्रेन टू द फैमिली एज वर्क, यानी कि सब पूरा उसको क्या पूरी फैमिली के जैसे मिल करके उस काम को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। द प्रेस दैट शायर वंस फाउंडेड, यानी कि जिस प्रेस को शायर ने एक बार क्या किया, फाउंडेड मतलब क्या उसकी स्थापना की, उसको स्टार्ट किया। एंड विच हिज एयर, और वो जो उसका क्या था, एयर, एयर जानते हो आप किसको बोलते हैं, उत्तराधिकारी को बोलते हो आप। लेटर टुक पोजीशन फ्रॉम हिम, अब जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उससे क्या लेने लगे, अपना, जैसे बोलते ना कि बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप से अपना हक मांगते हैं, वही अपना अधिकार मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, वही उसी को बोला जाता है क्या, पोजीशन फ्रॉम हिम, मतलब कि शायर से वो लोग क्या करने लगे, अपना हक मांगने लगे। रिमेन्स अ प्लेस वेयर आर्टिस्ट्री स्पीक्स लाउडर देन मशीन, जहां पर कि क्या वो बोल रहा है कि वेयर आर्टिस्ट्री स्पीक्स लाउडर देन मशीन, जहां मशीन से भी कहीं ज्यादा आवाज किसकी उठती थी, आर्टिस्ट्री की। इसका मतलब कि वहां पर जो काम होते थे वो बहुत क्या यूनिक होते थे। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि विजिटर्स कंटिन्यू टू बी ड्रॉन टू इट्स क्वाइट चार्म एंड एंड्यूरिंग ब्यूटी। एंड्यूरिंग ब्यूटी मतलब क्या, जो फॉर एवर हो, एवर लास्टिंग हो, इसका मतलब जिसको आप बोलते हो क्या, लंबे समय तक रहने वाला। तो वही बोला कि विजिटर्स कंटिन्यू टू बी ड्रॉन टू इट्स क्वाइट चार्म एंड एंड्योरिंग ब्यूटी। इसका मतलब कि लोग विजिटर्स को अच्छा लगता था, किन चीजों के लिए, क्वाइट चार्म मतलब क्या, वो अति आकर्षण, और उसके किस चीज के लिए, कभी भी समाप्त न होने वाली सुंदरता, यानी कि वहां की सारी चीजें क्या थी, यूनिक थी। तभी तो बोल रहा है कि वो बिल्कुल लिविंग म्यूजियम के जैसा लगता था, जिसे लगता था कि सारी चीजें क्या वहां लिविंग है, सजीव है। अब देखो, ओवर डिकेट्स एंड डिकेट्स यानी कि ऐसे दशक दशक बीतते गए, सालों साल बीतते गए। द देयर लेगेसी हैज शोन दैट ट्रू आर्टिस्ट्री स्टार्ट विद द पैशन एंड इज सस्टेन बाय पेशेंस। सस्टेन जानते हो, उस चीज को क्या मेंटेन रखना, कायम रखना, अपने पेशेंस के द्वारा उसने क्या किया, उस सारी आर्टिस्ट्री को क्या किया, उसने बनाए रखा। विदाउट रिलाइंग ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ही द कंपनी स्टैंड्स एज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ हाउ डेडिकेशन एंड स्किल कैन ट्रांसफर सिंपल मटेरियल्स इनटू टाइमलेस आर्ट। मतलब वो धीरे धीरे करते करते जो है क्या किया, द कंपनी स्टैंड्स एज द लिविंग एग्जांपल, वो धीरे धीरे एक लिविंग एग्जांपल के तौर पर वो कंपनी क्या लोगों के बीच में क्या उजागर हुई।
स्टैंड मतलब खड़ा होना, इसका मतलब वो कंपनी लोगों के बीच में क्या उजागर होती गई ऑफ हाउ डेडिकेशन एंड स्किल कैन ट्रांसफर सिंपल मटेरियल्स इनटू टाइमलेस आर्ट, कि किस तरह से हम क्या कड़ी मेहनत से और अपनी कुशलता से हम चीजों को अपनी लगन और अपनी कुशलता से हम कैसे सिंपल सिंपल मटेरियल्स को किसमें एक अच्छे आर्ट में कन्वर्ट करते थे। कीपिंग अलाइव अ हेरिटेज वेयर देयर सीम्स नो मिस्टेक इन द हार्मनी बिटवीन ट्रेडिशन एंड एक्सीलेंस, उनकी अच्छाई में और उनके ट्रेडिशन में वहां के बीच वहां कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं देखी जाती थी। कितना समझ आया? इसका मतलब उसमें हर चीज अपने आप में क्या थी, यूनिक थी। अब देखिए आप, अब आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ जो है क्वेश्चन है आपका कि पहला देखो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, है ना, बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई विजिटर्स फाउंड द वर्कशॉप्स पेजेस इंप्रेसिव। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किस चीज को बता रहा है, किस चीज को, वाई विजिटर्स फाउंड द वर्कशॉप्स पेजेस इंप्रेसिव, यानी विजिटर्स को, यानी जो भी लोग वहां आते थे, विजिटर्स जानते हो ना, आगंतुक, जो लोग वहां आते थे उसमें से उन लोगों को उस वर्कशॉप के जो पेजेस थे वो इंप्रेसिव लगते थे। क्यों वो इंप्रेसिव लगते थे, क्या रीजन है अकॉर्डिंग टू पेजेस? देखो वो क्या रीजन था कि द पेजेस वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाईली एडवांस्ड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। वो इसलिए आते थे लोग, इसलिए लोगों को चीजें अच्छी लगती थी क्योंकि वो जो बनाए जाते थे वो बहुत हाईली मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, मतलब जो विदेशों से मशीनें मंगवाई जाती थी उनसे बनाई जाती थी, इसके लिए नहीं। द बुक्स फीचर्ड मेटेलिक, देखो फिर कवर्स दैट रिफ्लेक्टेड मॉडर्न डिजाइन सेंसिबिलिटीज, क्या वो जो मेटेलिक कवर्स उसके ऊपर लगाए जाते थे उसकी वजह से, या द डिजाइन वाज इंट्रिकेट एंड कंसिस्टेंट रिफ्लेक्टिंग केयर एंड एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैनशिप। अब देखो आप, अब यहां जो पैसेज में दिखा था एक्चुअली वो किसके लिए लिखा हुआ ना, ये इंट्रिकेट एंड कंसिस्टेंट, मतलब वो बहुत ही क्या था, वो अच्छा था, सुंदर था, बढ़िया था, आकर्षक था और कंसिस्टेंट, इसका मतलब कि वो चीजें ऐसा नहीं कि एक बार अच्छा हो गया तो वो कंटिन्यू लगातार अच्छा बनाते थे, यही रीजन था। इसका मतलब कि जो यहाँ पर सुटेबल यानी कि जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी। बट आप दो ऑप्शन और भी है, आप देख लो। अभी तक तो ये ए और बी तो नहीं होगा, अब जरा सी को देख लो आप। ईच बुक वाज एंडोर्स्ड बाय फेमस आर्टिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं मेंशन किया किसी फेमस आर्टिस्ट का था, इसलिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है पैसेज में। लास्ट, द पेजेस वर प्रोड्यूस इन लार्ज बैचेस ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन एक्यूरेसी, नहीं, ऐसा नहीं था कि वो ज्यादा थे, बल्क में थे इसकी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप यहां से। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस इन 1999, ये जो 1999 में पूछ रहा है कि बिजनेस को, कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ट्रांसमिशन, क्या है, ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के ट्रांजिशन को कौन सबसे कौन इन्फर कर रहा है, यानी कौन उससे रिलेटेड है, आप देख लो यहां पर। इट वॉज डन अनविलिंगली ड्यू टू फाइनेंशियल डिक्लाइन एंड प्रेशर फ्रॉम कंपटीशन, क्या ऐसा कुछ मेंशन था, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि वो फाइनेंशियल क्या डिक्लाइन के प्रेशर से कंपटी या कुछ ऐसा कंपटीशन रहा हो, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ कहीं मेंशन ही नहीं है। द फैमिली प्रिजर्व ट्रेडिशनल वैल्यूज वाइल एडिंग यूनिक पर्सनल टचेज, बोलन आगे कि द फैमिली, यानी उसमें दिखा था ना कि उसके जो चिल्ड्रेन थे और क्या थे वो सिबलिंग्स, यानी कि उसके बच्चे और उसके भाई भी धीरे धीरे क्या भाई बहन भी उसमें इन्वॉल्व होते गए। इसका मतलब कि वो फैमिली उसी को तो रेफर कर रहा है, वही पूछ रहा है ना। इन्फर्ड का मतलब ही होता है कि जो उसको क्या कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो। इसका मतलब कि वहां पर जो चिल्ड्रेन और सिबलिंग्स आया वो उसके फैमिली के ही तो थे। इसका मतलब कि यहाँ पर जो अब तक
जो आपको सही जो आंसर दिख रहा है वो क्या, फैमिली प्रिजर्व। बट आगे देख लो सी भी, इट मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी हो सकता है। इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्लीटली, ऐसा कुछ भी नहीं है। द बिजनेस लॉस, कहीं बिजनेस में लॉस की कोई बात ही नहीं किया। उसके बाद क्या है, आउटसाइडर्स वर हायर्ड टू ब्रिंग अ फ्रेश रिस्पेक्टिव टू, नहीं, पर्सपेक्टिव टू द लेगेसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि यहां पर भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, वो फैमिली को ही बोला, वो उसी को इन्फर कर रहा है। ठीक है, पैसेज में ऐसा मेंशन है, या ऐसा नहीं कि मैं आपको अपने से कुछ से बता रहा हूं, ये ऐसा पैसेज में लिखा था, बस वो डायरेक्ट वहां फैमिली वर्ड नहीं लिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फोर फादर्स की बात हो रही थी, और बाद में उसके बच्चे या उसके क्या जो सिबलिंग्स थे, उसके भाई और बहन जुड़ते गए, वो उसी वर्ड से वो रिलेट हो रहा है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 10, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो उसको आप कैसे आप चूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो हडिया रिप्रेजेंट, देखिए, रिप्रेजेंट द लेटेस्ट जनरेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द देयर हेरिटेज, क्या ये हो सकता है कि नहीं, ऊपर मेंशन किया था वहां पर डेया रिप्रेजेंट है ना, वो आया था, इसका मतलब कि ये ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन 1999 द ओरिजिनल वर्कशॉप वाज सोल्ड, नो, सोल्ड टू एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स एंड रीब्रांडेड, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। द यूज ऑफ मेटल नेम प्लेट्स आया था ना, द यूज ऑफ मेटल नेम प्लेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड क्या यूनिकनेस टू दी बुक्स, इसका मतलब कि ए भी हो सकता है और सी। अभी आपने पैसेज को रीड किया, पैसेज में दोनों मेंशन है, दोनों वहां से रिलेटेड है, इसका मतलब ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 11, नंबर 11, according to the passage, Shardayer began a modest printing press with deep respect for traditional methods. Yeah, is the, is the only child in his family. Is the only child in his family. या depends on government funding to run the press. अब बताओ आप यहाँ पर करेक्ट क्या है, क्या कहीं ऐसा था ओनली चाइल्ड की बात की जा रही है, नहीं, वो तो बोल रहा है कि उसके फोर फादर्स जो थे, यानी कि उसके जो एंसेस्टर्स थे, उसके पूर्वज भी उसमें इंटरेस्ट लेते थे, फिर उसके बाद उसके बच्चे भी, इवन उसके सिबलिंग्स, उसके भाई और बहन भी। तो यहाँ ओनली चाइल्ड का कोई ऐसा डिस्कशन हुआ ही नहीं है। अब क्या लिख रहा है कि डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, कहीं कुछ भी गवर्नमेंट फंडिंग का कुछ भी ऐसा यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, बिगैन अ मॉडेस्ट प्रिंटिंग प्रेस विद द डीप रिस्पेक्ट, स्टार्टिंग में ही लिखा था, वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसका मतलब कि क्या होगा, ओनली ए। तो ओनली ए, इट मींस योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस मैंने पहले ही बोला ना कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो कितनी अच्छी है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब कि ओनली ए, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 12, which of the following best describes the present state of the डेयर प्रिंटिंग प्रेस। अब देखो आप ये डेयर प्रिंटिंग प्रेस को कौन सबसे अच्छा इसमें डिस्क्राइब कर रहा है, यहां से आप देख सकते हो। आप बताइए क्या लिखा है, अ हाई टेक, वही मतलब टेक्नोलॉजी, हाई टेक प्रिंटिंग हाउस कंपीटिंग ग्लोबली, या अ लिविंग म्यूजियम, अ लिविंग म्यूजियम शोकेसिंग टाइमलेसली आर्टिस्ट्री, या डिक्लाइनिंग बिजनेस फेसिंग लॉसेस, ऐसा कुछ लॉस का तो कुछ मेंशन ही नहीं किया, इसका मतलब ये तो ऐसे ही क्या है, रॉन्ग है, ये सी नहीं होगा। हाई टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग हाउस कुछ ऐसा भी मेंशन नहीं है, बट अ लिविंग म्यूजियम में लिखा था ना कि सारी चीजें क्या थी, लिविंग दिख रही थी, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ये बी, बी हो सकता है। बट अभी देख लो आप, कहीं इससे भी इंप्रेसिव कोई आंसर तो नहीं है। गवर्नमेंट रन हेरिटेज साइट, ऐसा भी नहीं कि वो हेरिटेज साइट गवर्नमेंट रन कराती थी, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है। और ट्रेनिंग स्कूल फॉर, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर देखो बिल्कुल इजी है, मैं बोला ना
अगर आपने रीडिंग बढ़िया कर लिया, जितनी आपकी रीडिंग स्किल फास्ट होगी उतना ही जल्दी ऐसे पैसेज को आप करोगे। चलो ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, बट अगर आपको सॉल्व करना होगा आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देख लीजिए आप यहां से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, which factor based explains why visitors are drawn to the their printing press event today। अब इसमें किसको डिनोट किया जा रहा है? द कंपनीज यूज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन या द क्वाइट चार्म एंड टाइमलेस आर्ट, यही ना? बहुत इजी है। द क्वाइट चार्म, उसमें मेंशन किया हुआ था वर्ड, एंड टाइमलेस आर्टिस्ट्री प्रिजर्व अक्रॉस जनरेशंस, यही आपका करेक्ट आंसर। अब देखो आपको मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक बार और भी ऑप्शंस को देख लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, बट यहां पर तो सेम लाइन वही टैली कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब कि आगे आपको पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही तो आपकी क्या है, यही तो आपकी अप्रोच है, यही तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर डाउट है तो हम आगे फिर ऑप्शन देखेंगे। जब 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर मिल गया फिर हमको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप, इसका मतलब कि यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट नंबर 14। चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेज टू फिल द गिवन ब्लैंक इन द पैसेज। अब जो पैसेज था आपका उसमें जो आपको जो ब्लैंक जो स्पेस दिया हुआ था उसके लिए देखो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? हैंडेड बैक, है ना? लॉस्ट कंट्रोल ऑफ, फिर इन एडिशन टू, या टुक पोजीशन ऑफ, उसके बाद क्या है? मॉडर्नाइज द टेक्निक्स। तो यहां पर उसने फोकस किस पर किया? देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप यहां से देख सकते हो आप, यही है ना पहला जो यहां से आप देख सकते हैं, ये है यहां पर, ठीक है। तो उसमें उसने बिल्कुल क्लियर किया था कि देखो यहाँ पर हैविंग टेकन इज मस्ट लाइक टू टुक, है ना? तो इसका मतलब कि वो जो वहां से जो रिलेटेड है वो एक्चुअली क्या करना चाहता था, मेंशन भी किया हुआ है वहां पर क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, वो क्या क्या चाहते थे? वो अपना पोजीशन ही तो चाहते थे, है ना? वो अपने हक और अधिकार की बात कर रहे थे। मैंने एक्सप्लेन भी किया था, पूरे एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब कि वो जो उसके चिल्ड्रेन थे वो क्या कर रहे थे? उसकी अगली जनरेशन अपने हक की बात कर रही थी, पोजीशन की बात कर रही थी। इसका मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू पोजीशन, ठीक है। और आपको देखना है क्या? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, चूज द वर्ड विद द सेम मीनिंग एज लुक यूज्ड इन द पैसेज। आपको जो पैसेज में वर्ड दिया हुआ है क्या? लुक, वहां पर उसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है? उसके लिए आपको ऑप्शन क्या दिया है? अपीयर, वॉच, सर्च, ग्लांस एंड ऑब्जर्व। उसने सीधा लिखा हुआ था, उसमें ये वर्ड भी यूज किया था सीम। मतलब देखा जाए तो बिल्कुल आपका काम यहाँ पर बहुत आसान है, आपको टाइम ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। ये लुक किससे कंसर्न हो रहा है? सीम का मतलब, सीम मीन्स क्या? प्रतीत होना, ठीक है, ऐसा लगना। तो वही उसका जो बेस्ट मीनिंग दे रहा है वो कौन दे रहा है? अपीयर दे रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ऐसे करोगे, सर्च का तो मीनिंग डिफरेंट हो गया, क्या? खोजना। अब एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? किसी चीज को नोटिस करना। वॉच का मतलब होता है किसी चीज को क्या? ध्यान से देखना। और ग्लांस का मतलब होता है क्या? टू लुक ओनली फॉर क्विक टाइम, मतलब बहुत, एक बोलते ना एक झलक। जैसे कोई आपके पास से जल्दी से होकर के निकला तो कोई पूछता है ना, भाई अभी वो राहुल आपके सामने से गया? नहीं, बस एक झलक आपने देखा, इसका मतलब आपने सही से पहचाना नहीं, उसी को आप क्या बोलते हो? ग्लांस। इसका मतलब ये सब क्या है? यहाँ पर उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट मीनिंग क्या होगा? अपीयर। अब देख लो आप, इसमें देखो एक वर्ड जो मैं उस समय बोला था आपको ना कि बिगिन को भी क्या उसने बोल्ड किया था, तो डेफिनेटली उसका या तो अपोजिट मीनिंग या तो क्या मीनिंग पूछता है, सिमिलर मीनिंग या अपोजिट। तो चूज द वर्ड विद द अपोजिट इन
मीनिंग एज बिगिन यूज इन द पैसेज, बोला पैसेज में जो वर्ड यूज हुआ है बिगिन, ठीक है। तो आप जानते हो बिगिन का मतलब होता है क्या, स्टार्ट होना, किसी चीज को क्या शुरू होना, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिगिन। तो इसके लिए देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे स्टार्ट है, बट पूछा क्या है, अपोजिट। तो स्टार्ट तो क्या होता है, अब देखो इनिशिएट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना। बट यहाँ देखो अब जैसे रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को कम करना। ये जो ट्रेवल का मतलब क्या होता है, बहुत, टू बी लाइटली, कोई भी चीज बहुत लाइटली मतलब हल्के में लेना। और यहाँ तो सीधी सीधी बात है क्या, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, और सीज का मीनिंग होता है क्या, उसको, उस पर किसी चीज को रोक लगाना। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब कि ये जो है ये वर्ड मीनिंग का गेम है, अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो ही आप आंसर कर सकते हो। बट इसके पहले के जितने क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन आपके क्या थे, बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहे थे, कहां से, आपके पैसे से। तो मेरा यही कहना था कि अगर यहां पर अगर आप एग्जाम में थोड़ा अगर आप कंफर्ट नहीं हो, आप स्किप कर दो ना। कौन कहता है कि आपको 30 आफ्टर 30 लेकर आना है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर करो, बट वो जिद नहीं होनी चाहिए, कसम नहीं होनी चाहिए, जिद फाइनल सिलेक्शन की होनी चाहिए, ये सही चीज है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 17 में क्या है कि चूज द वर्ड विद द सेम मीनिंग एज टुक। अब यहां पर एक वर्ड आ गया क्या, टुक। अब जो पैसेज में दिया है उस पैसेज में उसका क्या मीनिंग था, क्या सेंस था, ये देख लो आप। वहां पर क्या था सेंस, लोकेटेड या मॉनिटर्ड या रिक्वायर्ड या गेव या परचेज। तो वहां टू मतलब उसको लोग मतलब जैसे विजिटर्स आते थे लेते थे, इसका मतलब कि विजिटर्स उसको क्या करते थे, खरीदते थे। तो यहाँ पर सेंस किससे है, खरीदने से है। चाहे बाई होता तो बाई हो जाता, परचेज दिया है तो परचेज होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है टुक, यानी टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टुक। तो हमें भी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में ही आंसर देना है, इसीलिए यहाँ परचेज नहीं क्या लिखा है, परचेज लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब आइए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर क्या है कि इसके लिए जो नंबर 18 का जो डायरेक्शन है, पहले वो डायरेक्शन आप देख लीजिए कि डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये डायरेक्शन देखो, अब एग्जाम में क्या करता है, क्या करना होता है आपको कि जैसे ही इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, अगर ऐसा कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐसा दिखा आपको फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, 1 2 ऐसा करके ए बी करके कुछ भी दिखा, तो आपको वहां डायरेक्शंस को पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। डायरेक्शन को पढ़ोगे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेकंड तो आपका टाइम जाएगा। लेकिन अभी अभी आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ये करना होगा। इतना प्रैक्टिस कर लो आप कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को देखकर समझ जाओ आपके ऊपर डायरेक्शन में क्या लिखा होगा। अब देखो आप, तो इन द क्वेश्चन बिलो बोला कि नीचे जो क्वेश्चन है, 2 कॉलम्स आर गिवन, 2 कॉलम दिए गए हैं, ईच कंटेनिंग 3 फ्रेजेस सेंटेंसेस, और उसमें 3-3 सेंटेंस या 3-3 फ्रेजेस दिए गए हैं। चूज द ऑप्शन दैट विल कनेक्ट द फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल एंड करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि जो क्या हो, उस फ्रेज का या उस सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग हो, उन्हीं दोनों को क्या करना है, आपको मिलाना है, मैच करना है। कैसे, जो कौन एक दूसरे से रिलेटेड है इसमें, यही देखना है आपको। जैसे अब देखो आप यहां से, द ओल्ड क्लॉक इन द हॉल वे। अब आप इसको देखना, आप इसे आप ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, द ओल्ड क्लॉक इन द हॉल वे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये नाउन क्लॉज हुआ ना, आर्टिकल आया है इधर भी, आर्टिकल इधर भी आया। यानी अपने को सब्जेक्ट तो दिख रहा है, नाउन तो दिख रहा है, बट अपने को यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा, अभी कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, थ्रू द एम्प्टी, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, एंड पुट इट, यहां दिखा, पुट दिखा। इसका मतलब कि यहाँ पर द ओल्ड क्लॉक इन द हाफ वे एंड पुट इट ऑन द कॉटन बॉल। इसका मतलब कि ये जो ए है वो किससे रिलेट हो रहा है, ए रिलेट हो रहा है किससे, ई से। तो ए रिलेट हो रहा है ई से। आप ऑप्शन पहले देख लीजिए कि ए कहां कहां ई से रिलेट हो रहा है, ए और ई।
एक्चुअल। अब देखो यहां पर सेकंड क्या देख लो पहले आप, द चाइल्ड्स लाफ्टर इकोड, ये किससे रिलेट हो रहा है आपका, जो सेंस बन रहा है वो कहां किससे, कौन किससे रिलेट हो रहा है ये देखिए। यहां से देखिए पहले आप, शी टुक द एंटीसेप्टिक फ्रॉम द बॉटल, बॉटल। अब देखो ये बॉटल को कनेक्ट कर रहा है कौन, यहां से ई, इसका मतलब कि यहां क्या हो जाना चाहिए, शी टुक द एंटीसेप्टिक फ्रॉम द बॉटल एंड पुट इट ऑन द कॉटन बॉल। तो सी कनेक्ट हो रहा है किससे, ई से। यहां देखिए आप, सी कनेक्ट हो रहा है किससे, ई से। और ए जो है द ओल्ड क्लॉक इन द हॉलवे। अब इसके बाद देखिए यहां से पूरा ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद अब हमें यहां पर कनेक्टर नहीं चाहिए, कनेक्टर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो ये न तो थ्रू वर्ब है और न तो यहाँ पर एंड वर्ब है। यहाँ पर देखिए टीम सॉफ्टली एट मिडनाइट, इसका मतलब ए से कनेक्ट हो रहा है कौन, एफ। तो ए से कनेक्ट हो रहा है कौन, एफ। इसका मतलब कि अब बचा क्या आपका, अब जो बचा आपका इधर बी बचा है ना, द चाइल्ड लाफ्टर की कोड कहां, थ्रू द एम्प्टी प्लेग्राउंड। इसका मतलब बी और डी होगा। तो उस एंगल से आप देखेंगे तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, सी ई ए एफ और बी डी। फिर से देखिए, बस कुछ नहीं करना, यहां आपको बस सब्जेक्ट दिया है तो वर्ब चाहिए, न तो ये थ्रू वर्ब है न तो एंड वर्ब है। इसका मतलब क्या, यहाँ ईडी आया, वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब कि ये कनेक्ट हो रहा है, ए कनेक्ट हो रहा है किससे, एफ से। तो ए के साथ एफ आ गया। तो देख लो आप, ए के साथ एफ तो इधर भी है, ए के साथ एफ इधर भी है और इधर भी है। बट यहां पर तीनों कौन टैली कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 टू 24, 19 से लेकर 24 तक के लिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पैसेज इज गिवन विद फ्यू ब्लैंक्स, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द रिस्पेक्टिव ब्लैंक टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल। मतलब इसके जो कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें दी हुई है वो और ग्रामर दोनों चीजों पर आपको ध्यान में रखना है कि उसका ग्रामर भी सही होना चाहिए और उसका सेंस भी सही होना चाहिए, जिसको आप भाव बोलते हो उसका भाव भी सही होना चाहिए। अब देख लो आप क्या लिख रहा है पहले, अप मारियाज लव फॉर गार्डनिंग बिगेन इन चाइल्डहुड, इंस्पायर्ड बाय आफ्टरनून स्पेंड विद हर ग्रैंड मदर। यहां से देखो आप, ठीक है, पहले आपको क्या है, पहले स्पेस दिया है, फिर अप मारियाज लव फॉर गार्डनिंग बिगेन इन चाइल्डहुड इंस्पायर्ड बाय आफ्टरनून स्पेंड विद हर ग्रैंड मदर इन देयर बैकयार्ड। यानी कि उसके बैकयार्ड में जो क्या था, मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर थी, इसको जो दादी माँ थी, वो अक्सर जो है दोपहर के बाद के समय में वहां पे अपना टाइम देती थी, किस चीज पर, गार्डनिंग पर। उन्हीं के साथ साथ मारिया भी क्या करती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए उसको भी गार्डनिंग से क्या हो गया था, लगाव हो गया था, लव हो गया था, प्यार हो गया था। प्यार जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़के और लड़की के बीच ही हो, गलत मत समझो फ्रेंड्स आप, ठीक है। प्यार तो हम अपने माँ बाप से भी करते हैं, भाई बहन से भी करते हैं, जानवरों से भी करते हैं। तो मारिया को किस चीज से लगाव था, प्यार था, गार्डनिंग से था। आगे देखो आप, कह रहा कि हर ग्रैंडमदर प्रेजेंटली थॉट हर हाउ टू प्रिपेयर द सॉइल। मतलब वो उसको पूरा धैर्य पूर्वक अच्छे से उसको बताती थी, समझाती थी कि हमें सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कि जहां पर प्लांटेशन करनी है, जहां पेड़ पौधे लगाने हैं, उस मिट्टी को कैसे तैयार करनी है। सो सीड्स, मतलब बीज जानते हो, बीज को कैसे बोया जाता है। एंड वाटर प्लांट्स करेक्टली, और प्लांट्स को सही से क्या, पानी भी दिया जाता है। वॉचिंग टाइनी शूट्स, टाइनी में जानते हो छोटे छोटे, यानी जब वो छोटे छोटे होते हैं तो हमें उनको बहुत क्या ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे स्पेस दिया है, गेव मारिया जॉय अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये सारी चीजें जो है उसको जॉय भी देती थी और एक सेंस आती थी किसकी, जिम्मेदारी की, कि इन पेड़ पौधों के प्रति भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओवर टाइम, अब देखो आगे क्या लिख रहा है, प्लांट्स बिकेम मोर देन अ हॉबी, इट बिकेम हर वे ऑफ स्टेइंग क्लोज टू नेचर। वो धीरे धीरे उसका हॉबी बनता गया, हॉबी से कहीं ज्यादा अब ये उसका क्या, पैशन बन गया। वही अब देखो बोल रहा है कि स्टेइंग क्लोज टू नेचर, और वो धीरे धीरे नेचर के बहुत करीब चली गई, यानी कि प्रकृति इसको और भी क्या
प्रकृति से उसको और भी क्या हो गया, लगाव हो गया। एज सी ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे और वो क्या बड़ी होती गई, बूढ़ी होती गई, बूढ़ी हो मतलब जब वो ओल्ड का मतलब बुरा ही नहीं होता है, ग्रीव ओल्डर मतलब जैसे वो क्या बड़ी होती गई, उम्र बढ़ता गया। मारिया नोटिस पीपल, मारिया जो है कि लोगों को नोटिस करती थी, क्या करते हुए, इन द ब्लैंक्स है, उसी के लिए ऑप्शन दिया है कि गार्डन्स एंड pathways with plastics and wrappers harming the soil and plants। वो बोला कि जो प्लास्टिक्स है या जो किसी चीज की ना, कुछ भी आप जैसे चॉकलेट है, बिस्किट है या किसी भी चीज के जो रैपर्स होते हैं, उसके पैकेट होते हैं, वो हार्मिंग द सॉइल एंड प्लांट्स, वो वहां की मिट्टी को और वहां के पेड़ पौधों को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। दिस ट्रबल्ड हर डीपली, ये बातें उसको बहुत परेशान करती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग इस तरीके से, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो रैपर्स हो, जो उस मिट्टी और जो उसका उसके किसके लिए, प्लांट्स के लिए जो क्या थे, हार्मिक बोला ना, जो नुकसान पहुंचाते थे, वो ऐसी चीजें वहां पर लोग न फेंके। दिस ट्रबल्ड हर डीपली, ये चीज उसको गंभीर रूप से परेशान करती थी। सी विद डैश केयरिंग ओनली फॉर हर ओन गार्डन वाज नॉट इनफ इफ द सराउंडिंग्स कंटिन्यू टू सफर। उसको सिर्फ अपने ही गार्डन से नहीं, बल्कि वो जो सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, आसपास, वो सारी चीजें, उस आसपास जो सारी चीजें जो सफर करती थी, जहां जहां इस टाइप की परेशानियां होती थी, उन सारी चीजों को लेकर मारिया बहुत परेशान होती थी। उसके बाद क्या, विद द डैश ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर मारिया ऑर्गेनाइज क्लीन अप ड्राइव्स एंड इनकरेज नेबर टू ज्वाइन। और इसके लिए उसने जो है एक मुहिम छेड़ी उन चीजों की साफ सफाई के लिए। इसके लिए उसने प्रोत्साहित किया किसको, अपने पड़ोसियों को, कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो। सी educated children about the dangers of plastics waste and the importance of safeguarding ग्रीनरी। मतलब कि ग्रीनरी को, यानी कि जो हमारी जो चारों तरफ की हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, प्रकृति के सुरक्षा के लिए, ठीक है, वो सुरक्षा का क्या महत्व है, और जो वेस्ट ऑफ प्लास्टिक की जो वेस्टेज की बात कर रही है, उन सभी चीजों के लिए वो लोगों को उजागर की, लोगों को अवेयर की, लोगों को जागरूक की। और लिखा हुआ हर एफर्ट्स इंस्पायर्ड मेनी टू अडॉप्ट, मतलब कि उसका ये जो प्रयास था, वो लोगों को क्या किया, बहुत इंस्पायर किया। अब आगे देखो आप, लिखा हुआ ना, इंस्पायर्स क्लीनर हैबिट्स टर्निंग हर पैशन इनटू अ मूवमेंट फॉर अ ग्रीनर कम्युनिटी। ये धीरे धीरे एक टाइप का उसके लिए एक आंदोलन सा बन गया। और ये सारी चीजें जो है पूरा क्रेडिट किसको जाता है, मारिया को। लोगों को एक उसने क्या कर दिया, सफाई की क्या एक आदत सी दे दी, टर्निंग हर पैशन इनटू अ मूवमेंट फॉर अ ग्रीनर कम्युनिटी। और ये ग्रीनर कम्युनिटी के लिए क्या बहुत बड़ा आंदोलन बना। अब देखो, आप क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू फिल द ब्लैंक। अब यहां पर दिया है क्या, ए ब्लैंक है, फिर क्या दिया हुआ है, राइजिंग, है ना, लिफ्टिंग, इंक्रीजिंग, ग्रोइंग एंड एलिवेटिंग। तो यहां पर जो पहला जो हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है जो क्वेश्चन का, अभी यहां पे देखो पहले लिखा हुआ है ना अप, तो पहले स्टार्टिंग में तो अप मारियाज लव, बात हो रही है गार्डनिंग से, क्या गार्डनिंग को स्टार्ट करने की, गार्डनिंग से प्रेम करने की। इसका मतलब कि यही हुआ कि वहां पर बात हो रही है किसकी, उसको और क्या करने की, ग्रोथ की बात हो रही है। इसका मतलब कि वो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ग्रोइंग अप है। अब तो दिया ही है, क्या हो जाएगा, ग्रोइंग अप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब वही देखना है कि वहां से उस पैसेज से, उस वर्ड से कौन ज्यादा क्लोज मीनिंग दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू फिल द ब्लैंक। अब फिर देखो यहाँ पे क्या, अपियरिंग है, इमर्ज है, शो है, रिफ्लेक्ट है और डिटेन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए इसका मतलब कि जो हमारा क्या है, सेकेंड फिल, यहाँ से देखिए, यहां से देखिए आप क्या लिखा हुआ है, वाचिंग टाइनी डैश, फिर गेव मारिया जॉय एंड, ये मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे उसकी बात बता रही है वो। तो गेव मारिया मतलब मारिया को दिया, क्या दिया, वो किस चीज से क्या रिलेटेड है, क्या दिया वो उन चीजों को क्या करती गई, वो जोड़ती गई। इसका मतलब कि यहाँ पर अपियरिंग नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं, शो नहीं, क्या होगा, इमर्ज होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू फिल द ब्लैंक। देखो, अब सेलेक्टिंग, डिटैचिंग, नर्सरिंग या स्प्रिंकलिंग, फीडिंग।
तो अब यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड के लिए, आप देख सकते हो यहां जो सी है लिखा है ना कि ओवर टाइम प्लांट्स, तो पेड़ पौधों को जो मतलब बोल सकते हो सीधी सी बात, उसके पालन पोषण करने की बात, उसी को तो आप क्या बोलते हो, नर्सरिंग बोलते हो। इसका मतलब कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नर्सरिंग हो जाएगा। ठीक है, और देखो आप क्या है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू फिल द ब्लैंक। अब देखो डेकोरेटिंग, लिटरिंग और स्प्रेडिंग, सोविंग एंड कवरिंग, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, पहले ये तो हम देख लें अच्छे से। डी के लिए, डी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो आप, एज सी ग्रीव ओल्डर मारिया नोटिस पीपल अब गार्डन्स एंड पाथवे विथ प्लास्टिक एंड रैपर्स हार्मिंग, तो बात वहां पर किसकी हो रही है, हार्मिंग की हो रही है। इसका मतलब कि वो सारी चीजें क्या, जिसको आप बोलते हो ना लिटरिंग, कूड़ा जहां पे क्या कूड़े वगैरह इकट्ठा होते हैं उसी को आप बोलते हो। इसका मतलब देखो, स्प्रेड का मतलब तो फैलाना, ठीक है, सो मतलब कोई चीज का दिखाना, डेकोरेट उसको सजाना, कवरिंग उसको ढकना, और लिटरिंग का मतलब होता है कूड़े इकट्ठा जहां हो इकट्ठा करना। इसका मतलब कि लोग वो जो क्या वहां पे लिखा है ना कि जो रैपर्स है या प्लास्टिक्स है वो क्या कर रहे थे, वहां पे लोग कूड़े की तरह वहां इकट्ठा कर रहे थे। इसका मतलब करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, लिटरिंग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू फिल द ब्लैंक। अब देखो, इमेजिन, सपोज, कंसिडर्ड या रेंडर्ड या रियलाइज्ड। अब आप यहां से देख लो, आप नंबर 5 है ना। अब देखिए यही तो है आपका, लिखा ना कि दिस ट्रबल्ड हर डीपली, सी उसके बाद क्या, केयरिंग ओनली फॉर हर ओन गार्डन। इसका मतलब कि ये बात उसको क्या एहसास हुआ, यहां यही कहना चाहता है ऑथर कि वहां पर उसको मारिया को क्या हुआ, एहसास हुआ। किस चीज का एहसास हुआ, कि हमें बस केवल अपने ही गार्डन का नहीं बल्कि आसपास जितने भी हैं हमें सबको क्या करना चाहिए, सबकी सुरक्षा करनी चाहिए। यही बात तो मारिया के दिमाग में आई, तभी तो आंदोलन छोड़ी सब साफ सफाई के लिए। इसका मतलब उसको क्या हुआ, एहसास हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू फिल द ब्लैंक। देखो आप, थॉट, टीम, है ना, ये इंस्टीट्यूटिव या प्लान या फीचर। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप देखिए यहां पर जो आपका जो ब्लैंक है क्या है, यहां पर लिखा है ना सफर। देखो, सराउंडिंग्स कंटिन्यू टू सफर विद द ऑफ ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर। इसका मतलब कि प्रकृति के सुरक्षा का जो क्या विचार था उसके मन में। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थॉट है। ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं बोला ना कि जरूरत है बस उसको थोड़ा फास्ट रीडिंग करने की। इसका मतलब कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो प्लान उसका नहीं था, फीचर या इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव मतलब होता है क्या, किसी चीज को क्या सीखना, जहां कोई चीज सीखते हो जानते हो, सीखने की बात नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, वो विचार उसके मन में आया। योजना तो बाद में चलाई साफ सफाई के लिए, पहले क्या आया उसके मन में, विचार आया, आइडिया आया, थॉट आया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए आप, इसके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 टू 27। चलिए 6 क्वेश्चन और है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। 25 टू 27 में क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड विथ फ्यू हाइलाइटेड वर्ड्स। तरह की जो क्वेश्चन है उसमें हर क्वेश्चन में कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स हैं। दैट वे बी इनकरेक्टली पोजीशन, वो जो क्या है वो इनकरेक्टली पोजीशन पर है, स्पेलिंग करेक्ट है, उनका पोजीशन रॉन्ग है। ठीक है, यानी हो सकता है पहला वाला थर्ड में आया हो, थर्ड वाला सेकेंड में, ऐसा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू द रीअरेंज दीज वर्ड्स। अब उसके उन सभी वर्ड्स को क्या करना, आपको चूज करना है और उसको करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, रीअरेंज करना है। इंश्योरिंग द सेंटेंस इज बोथ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट, और वो सेंटेंस का भाव भी सही होना चाहिए, मतलब वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, प्लस ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। अब देखो आप, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, सीधी सीधी बात, हमें पहले क्या दिख रहा है, द। और देखो देखो ग्रामर, मैं बोला था ना कि ग्रामर आपको पीछा नहीं छोड़ना है। आपको लगता है
कि सर बस ये ग्रामर के तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, जी नहीं। अब देखो आप, ये दे दिया क्या, इरिटेटेड। अब वर्ब की क्या आ गया, सेकेंड फॉर्म। अब बताओ ना आप, द जो आया तो पहले द के बाद कोई नाउन आएगा कि डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा? नहीं, नाउन आएगा। इसका मतलब कि ये सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। तो क्या आना चाहिए, द के बाद सीधा मॉर्निंग आएगा कि पहले क्या आएगा? आप देख लो क्या होना चाहिए, द मॉर्निंग कि द नॉइज? क्या होना चाहिए, यहां पर नॉइज होना चाहिए। इसका मतलब कि ये कहां चला आएगा, पहले में। पहला इन द सेंस कि पहले क्या हो जाएगा, टी होगा। ठीक है। अब देखो आप, क्या होना चाहिए, द नॉइज। अब उसके बाद क्या होगा, ये इरिटेटेड है ना, ऑफ दी, देखो क्या हो जाएगा, द नॉइज ऑफ दी मॉर्निंग अलार्म इरिटेटेड होगा कि इरिटेटेड मॉर्निंग अलार्म होगा? यही देखना आपको, यही बताना कि क्या होगा, पहले किसको आप एक्सेप्ट करोगे आप, पहले क्या होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर पहले क्या आ जाएगा, द इरिटेटेड। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर, द इरिटेटेड है तो ये वर्ब तो लेगा नहीं, पहले क्या लेगा, नाउन। अब बताइए क्या होगा उसके बाद। अब देखो ना, इरिटेटेड हर, इसका मतलब कि हर कहां होना चाहिए, बाद में। ये इरिटेटेड तो बाद में होना चाहिए ना, इसका मतलब कि ये कहां चला आएगा, पहले आएगा, और ये बाद में जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, द नॉइज। यहां पर आप नॉइज को रख लो आप। अब क्या हो गया, द नॉइज। अब क्या होगा, ऑफ दी, द नॉइज ऑफ दी मॉर्निंग अलार्म इरिटेटेड हर। इसका मतलब कि नॉइज कहां चला आएगा, इरिटेटेड की जगह, और इरिटेटेड कहां चला आएगा, नॉइज की जगह। तो क्या हो जाएगा, सी, क्या बनेगा पहले, सी बनेगा। देख लो ना आप, ये सी में है ना, तो पहले सी होगा, फिर सी के बाद क्या होगा, बी होगा, और बी के बाद क्या हो जाएगा, ए। तो सी, बी और ए। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या, सॉरी, सी बी और ए, सी बी और ए, यही है ना करेक्ट आंसर, सी बी और ए। पहले देखो ए वाला कहां जा रहा है, लास्ट में, तो सीक्वेंस तो यही बनेगा ना, पहले सी होगा, फिर बी होगा, उसके बाद ए होगा। इट मींस द नॉइज ऑफ द मॉर्निंग अलार्म इरिटेटेड हर। तो ये करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यहां से इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं क्या होगा। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, सी वॉज क्लाइंब ट्राइंग टू स्ट्रक एंड कुडन फिगर। अब यहां आउट द वे। अब यहां पर क्या होगा, सी वॉज क्लाइंब होगा, क्या होना चाहिए, देखो अब आप सीधी सीधी बात, ये कुड जो है, कुड वर्ड जो आया है आपका, कुड एक्चुअली क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कि क्लाइंब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पर क्या है, सी वाज। अब देखो स्ट्रक वाज के बाद या तो क्या आएगा, अगर एक्टिव वॉइस है तो आईएनजी फॉर्म, और पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म। ये न तो आईएनजी है न तो थर्ड है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी क्या सेम होता है, तो स्ट्रक चला आएगा पहले। इसका मतलब कि पहले क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब देख लो आप, तो सी वॉज स्ट्रक, अब ट्राइंग टू, अब आगे क्या कह रहा है, एंड कुडंट, क्या होना चाहिए, फिगर आउट द वे कि क्लाइंब आउट द वे। इसका मतलब कि यहां ये कहां चला आएगा, पहले, और ये जाएगा लास्ट में। इसका मतलब कि पहले हो गया बी, अब बी के बाद क्या आएगा, ये देख लो आप, ये किस ऑप्शन में है, सी में है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या आएगा, ए लास्ट में चला जाएगा। तो बी सी ए, बी सी ए, एक मिनट, ये सीक्वेंस पहले क्या आएगा, सी वाज स्ट्रक, इसका मतलब कि पहले क्या आएगा, बी आएगा। आ गया बी। अब मैंने क्या बोला, इसके बाद क्या होगा, सी वाज स्ट्रक ट्राइंग टू। अब ट्राइंग टू के बाद क्या आएगा, देख लो आप, सी वॉज क्लाइंब, तो सी वॉज स्ट्रक हो गया, हमारा पहला स्ट्रक यहां आ गया क्लाइंब की जगह पर।
अब उसके बाद क्या होगा, ट्राइंग टू। अब देखो आप, अब ये जो टू वर्ड है ना, तो टू टू के साथ क्या आता है, अब टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कि ये क्लाइंब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये चला आएगा कहां, बाद में। इसका मतलब क्या बन जाएगा, पहले बी होगा, फिर ए होगा, देन सी होगा। ठीक है, इसका मतलब कि बी ए सी, इट मींस क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो आप, द कूल रेन स्कॉर्चिंग द सडन आफ्टरनून। अब देखो अब यहां पर क्या है, पहले द आया, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दे दिया। क्या चाहिए अपने को, पहले वर्ब चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए, द सडन पहले होना चाहिए, इसका मतलब पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो पहले आप जब सी को आप एक्सेप्ट करोगे तो अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ना, पहले सी आएगा, द सडन रेन, अब उसके बाद फिर क्या आएगा, कोल्ड। इसका मतलब कि ये चला जाएगा बाद में, तो उसके बाद क्या आ रहा है, ए। अब जो बचा आपका बी, यानी कि स्कॉर्चिंग, इसका मतलब कहां चला जाएगा, ये लास्ट में, यानी सी ए बी, सी ए बी। इट मीन्स यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या, सी ए बी। इसके लिए जरा ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये तो उसके लिए है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। अब देख लो, यही आपका प्रॉपर सीक्वेंस यही बनेगा। ठीक है, सी ए बी यहां से, ये है ना, सी ए बी, यहां मिला आपको, सी ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजी है ये। अब देखो आप, लास्ट लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है, ये आपके लिखा है क्या, द क्वेश्चन बिलो कंटेन्स अ बोल्डेड वर्ड फॉलोड बाय 3 sentences. Identify the sentence where the meaning of the given word is used accurately. Accent. अब ये जो एसेंड की बात कही जा रही है, ये एक्चुअली देखो लिखा ना कि सी ट्राई टू असेंड द कन्वर्सेशन बाय लोअरिंग हर टोन एंड अवॉइडिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। फिर क्या लिख रहा है आपको, सेकंड में क्या लिख रहा है कि द कंपनीज प्रॉफिट्स कंटिन्यू टू असेंड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इनोवेटिव क्या है, स्ट्रेटजीज। और सी में क्या कह रहा है, द, या देखो ना, द हाइकर्स बिगैन टू असेंड द स्टीप माउंटेन ट्रेल जस्ट आफ्टर सनराइज। तो यहां पर इसका एक्चुअल मीनिंग किससे, ये किससे रिलेटेड है, ये किसके लिए आ रहा है, कौन करेक्ट मीनिंग दे रहा है, किससे, जो असेंड जो वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहां पर अगर देखा जाए तो सी ट्राई टू असेंड द कन्वर्सेशन। अभी बात करते हो किसी चीज पे क्या, ऊपर जाने की, तो यहाँ कन्वर्सेशन में आपको ऊपर जाने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो, द कंपनीज प्रॉफिट्स कंटिन्यू टू असेंड एज द रिजल्ट ऑफ देयर इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। इसका मतलब कि कंपनी के जो रिजल्ट है उसको क्या, ग्रोथ की बात हो रही है, ऊपर जाने की बात हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये वर्ड हमारा क्या है, फिट है। और यहाँ पर है कि द हाइकर्स बिगैन टू असेंड द स्टीप माउंटेन ट्रेल, यानी कि यहाँ पर बात क्या, पर्वत पर, यानी क्या, माउंटेन पर ऊपर जाने चढ़ने की बात हो रही है। इसका मतलब ये बी में भी हो सकता है और सी भी, तो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए, ये था 28। अब लास्ट है हमारा क्या, 29 और 30। द फॉलोइंग क्वेश्चन गिव्स अ सेंटेंस विच हैज बीन divided into 5 parts which may not be in their correct order to narrative. The sentence is then followed by 5 options, one of which gives the sequence of the rearranged parts. To make the sentence meaningful, choose the option which gives the correct sequence of the parts. If the sentence is already arranged in the correct sequence, so mark option no rearrangement required एज द आंसर। आपको यहां पर एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोल रहा है कि उसको आपको ग्रामेटिकली क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में रीअरेंज करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पूरे के पूरे पार्ट्स क्या है,
वो पहले से ही करेक्टली क्या अरेंज्ड है। तो आपका जो आंसर होगा नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड मींस ऑप्शन नंबर ई। और अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग है तो आपको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब देखो आप इसको आप कैसे, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप इसमें पहले एलिमिनेटिंग मेथड जो हमारा होता है, सबसे पहला चीज इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन हमारा कभी स्टार्टर नहीं होता। देखो सीधी सीधी बात, जब वो एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। और हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो क्या वो प्रोनाउन होता है। आप देख लो कि ये तो क्या है, ये प्रेपोजिशन है तो ए से स्टार्ट होगा नहीं। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, बी को आप ऐसे ही आप क्या रिमूव कर दो। उसके बाद क्या फ्रीडम मूवमेंट, इसमें नाउन आया है, अपने पास क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। इसका मतलब कि सी से भी ये, हाँ जी, सी से भी स्टार्ट नहीं होगा तो ए को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो आप। बट हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम, देखो ग्रैंड मदर क्या है, नाउन है, टेल्स क्या है, वर्ब है। तो जहां पर नाउन है प्लस वर्ब आया वही हमारा क्या स्टार्टर है। इसका मतलब कि पहला सेंटेंस क्या होगा, बी होगा। आप देख सकते हो कि बी से एक ही ऑप्शन ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वही तो करेक्ट आंसर होगा। आगे आपको पूरा सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपका बेसिक ग्रामर स्ट्रांग है, आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बस आपको 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। 5 सेकंड में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। अब देख लो आप लास्ट, अब यहां पर क्या है, पहले देखो डीप बिहाइंड, डीप क्या गया वर्ब, वर्ब की क्या है सेकेंड फॉर्म। तो पहले कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म से तो स्टार्ट होगा नहीं। इसका मतलब कि वो पहला सेंटेंस ए नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। फिर अब देख लो आप क्या होगा, बी में क्या लिखा कि टू एडमायर द क्रिम्सन हॉरिजन। इसमें चलो इन्फिनेटिव आया, फिर आगे नाउन आया, अभी भी अपने पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया। द रोलिंग हिल्स, यहां पर भी क्या है, ओनली नाउन है, क्या नहीं है, न सब्जेक्ट है न वर्ब है। एज द सन स्लोली, सन तो है, स्लोली एडवर्ब है, अभी भी क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, जहां सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा वही हमारा इस टाइप के सेंटेंस में उनका पहला जो स्टार्टर होगा वही होगा। आप यहां पर देख सकते हो द ट्रेवलर पॉज, यानी ट्रेवलर क्या हो गया नाउन और पॉज क्या हो गया वर्ब। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा सी, और सी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो क्या ए। तो ये बेसिक ग्रामर ही तो है, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसे वन बाय वन करके सीखते रहेंगे। आपको जो भी आपको क्या जो सुपर संडे को जो आपके मेगा टेस्ट होते हैं उसमें सीरीज में ये हमारा क्या था 158। अब हम आप लोगों को साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट मॉक के क्या कंप्लीट सॉल्यूशन और एनालिसिस के साथ। बाकी आगे के जो सब्जेक्ट है जैसे अभी क्वांट की बात करते हैं तो वो आप अंकुर सर के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।